आज आप लोगों की क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी से एक बेहतरीन सा लेक्चर है आज। इसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ये मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं मोशन क्या होता है, ठीक है ना। मोशन बताने के बाद में हम आपको ये टॉपिक बताने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन को हिंदी में गति कहते हैं, ठीक है ना। तो गति क्या होता है, देखिए गति क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक, ठीक है ना, थार है, मतलब कार है हमारे पास में, और ये कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गई, कार ए से बी पे पहुंच गया। तो आपने क्या देखा कि कार का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, या तो हम इसे कहते हैं विस्थापन, हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन, ठीक है ना। तो हिंदी में कहते हैं इसे विस्थापन। तो यहाँ कार ए से बी पे पहुंच गई, और ये कहने का मतलब इसमें यहाँ ए से लेके बी तक जाने में इसने कुछ ना कुछ टाइम को टेकन किया है। तो इनके बीच में लगा है कुछ टाइम। तो हम कह सकते हैं कि कार डिस्प्लेस्ड हुई है ए से बी तक, और किसके साथ हुई है, तो टाइम के साथ हुई है। यहाँ हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई मोशन किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई कार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, समय के साथ एक जगह से दूसरे बिंदु तक जाने में जाती है, उसी क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं ना। तो समय के साथ में हुआ परिवर्तन, ठीक है ना, समय के साथ में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, ठीक है ना। तो बॉडी विल बी डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड मोशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि समय के साथ में हुआ परिवर्तन, समय के साथ में किसी वस्तु में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम गति के बारे में समझ गए कि गति क्या होती है। अब हम सीधा बात करेंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो जैसा कि आपने देख लिया गति किसे कहते हैं, बहुत ही क्लियर सी बात है, समय के साथ वस्तु में हुआ परिवर्तन। तो एक बॉडी, जो हमारा ये कार थी, ये जो हमारा थार है, ये ए से कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब होता है समय के साथ। तो समय के साथ में ए से बी तक पहुंच गया, तो समय के साथ में ए से बी पे पहुंचा, और वो जो ए से बी पहुंच रहा है वही उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन, और जो हो रहा है वो समय के साथ हो रहा है, तो उसे ये क्या कहते हैं, गति। समय के साथ में बॉडी में हुआ परिवर्तन इज कॉल्ड मोशन, ठीक है ना, उसे मोशन कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है ना। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, वरना आप इसे रोक करके नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के, और उसके बाद में आप इसे हेड लगा लीजिएगा। तो इसे इरेज करते हैं हम, और यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म चलिए हिंदी लिख लेते हैं इसकी। तो समान तथा असमान गति, ठीक है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे समान तथा असमान गति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समान गति क्या हो सकती है और असमान गति क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको क्लियर कर लेते हैं, समान और असमान गति क्या होती है। क्लियर सी बात है, एकदम सिंपल सा, यहाँ पे आपको समझना होगा कि समान का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई कार डिस्प्लेसमेंट होना शुरू कर दिया, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में गाड़ी चलना शुरू कर दी, ठीक है ना। तो गाड़ी स्ट्रेट लाइन में सीधा, सबसे पहली बात है कि समान जो गति है, समान गति, यूनिफॉर्म मोशन जो है हमारा, हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन ओनली पॉसिबल फॉर स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन कहां पॉसिबल हो सकता है, तो सबसे पहले हम नोट पॉइंट में यही बात जानेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल होगा। पॉसिबल फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब रास्ता, ठीक है ना। तो ये कहां और कहां, सिर्फ और केवल कहां पॉसिबल है, तो यह केवल सीधी रेखा में पॉसिबल है, सीधी रेखा में, ठीक है ना, पॉसिबल है, ठीक है ना। ये कहां पॉसिबल है, तो ये सीधी रेखा में पॉसिबल है। ये कहां संभव है, सीधी रेखा में, ठीक है ना। तो ये सीधी रेखा में संभव है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो ये यूनिफॉर्म कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहां हम बात करेंगे सिंपल सा, क्लियर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट होता है यहाँ पे बात कि किस तरह से सीधी रेखा में चलेगा ये। जैसे हम कहते हैं यहाँ हमारे पास में एक कार है, और कार चलना शुरू कर दी है,
तो ये अब ए पॉइंट से लेके ये बी पॉइंट पे पहुंची, कार ए से बी पे पहुंचा। सिंपल सी बात है, रास्ता सीधा होना चाहिए, रास्ता उबड़ खाबड़ अदरवाइज जिग जैग मोशन वाला रास्ता नहीं होना चाहिए। तो ए पॉइंट से बी पे हमारा कार ए से बी पहुंचा, फिर बी से ये सी पहुंचेगा, ठीक है ना। ऐसे ये रास्ते को कवर करते हुए आगे की तरफ जा रहा है, तो ये सी पे पहुंचा। लेकिन ए से बी पहुंचने में इसको मान लेते हैं कि 1 घंटा लगा होगा, 1 आवर लगा होगा, 1 घंटा। और ये कुल मिला के ये 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर चला, तो अगला जब चलेगा तो वो दूसरे घंटे भी यहाँ पहुंचेगा। दूसरे घंटे में मतलब एक के बाद में अगला जो 1 घंटा आएगा, बी से लेकर सी तक भी कितना घंटा लग रहा है, बी से सी तक जाने में भी 1 घंटा ही लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, 1 घंटा या 4 का मतलब आवर शॉर्टकट में लिख दिया है। तो एक से बी से सी तक जाने में भी 1 घंटा ही लग रहा है, लेकिन अगले घंटा जो अगला जो 1 घंटा हुआ है ना, उसमें भी 50 किलोमीटर ही चला। कहने का मतलब इक्वल टाइम, यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं, इक्वल टाइम और एंड इक्वल डिस्टेंस। क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहां पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। समान समय में समान दूरियां अगर कवर कर रहा है, समान समय में समान दूरियां अगर कवर हो रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं इक्वल टाइम मतलब समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी तय करे, ठीक है ना। तो इस तरह के मोशन को ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो मैंने जो लैंग्वेज बोला है आप उसे एक्चुअली में आराम से देख सकते हैं और इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में भर सकते हैं कि अगले ये जितनी बार 1 घंटा अपनी दूरी कवर करेगा, हर बार ये उतने घंटे में, उतने टाइम में, हर बार वो उतना ही किलोमीटर दूर जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल तो कहते हैं कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो भी रिएक्शन हो रहा है, ये जो भी कार्य हो रहा है, ये जो भी फिनोमिना हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में होना चाहिए। मैंने पहले लिख दिया था दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब सीधी रेखा में पॉसिबल होगा। अगर हमारे पास में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में जाए। तो हम यहाँ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझ गए। अब हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ के माध्यम से इसे समझ लेते हैं कि हम इसे ग्राफ से कैसे समझेंगे कि कोई चीज हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यहाँ देखें ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यहाँ पे ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, और जबकि हमने पहले से लिख रखा है कि पॉसिबल फॉर ओनली स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये पॉसिबल है तो सिर्फ और कहाँ पॉसिबल है, ये स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको। कितना बेहतरीन सा ये लेक्चर। चलिए अब यहाँ पे मैं जो लैंग्वेजेस बता रहा हूँ, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड जो भी हमारे बोर्ड सामने हैं, उन सभी बच्चों के लिए मेरा जो वीडियो होगा वो हेल्पफुल होगा। तो बहुत ही केयरफुली इसको देखिए और समझिए, क्योंकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ से बच के जाने वाला नहीं है। मैं एज अ फाउंडेशन कोर्स कराने आ गया हूँ यहाँ पे, और मैं आपको फाउंडेशन जैसा ही सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एडवांस लेवल से लेते हुए पूरा 9 को निचोड़ के रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की बारे में बात करेंगे। तो देखिए जैसा कि ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो दुनिया का कोई भी ग्राफ अगर तैयार होता है या बनता है तो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही बनता है, उसे और आप कहीं नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक्स एक्सिस है और हमारे पास में वाई एक्सिस है। तो चलिए देख लेते हैं कोई भी ग्राफ कहां पॉसिबल है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो कुछ बच्चे जो नहीं जानते कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता क्या है, तो एक्चुअल में हमारे पास में होता है कोऑर्डिनेट। ये नोट पॉइंट है आपके लिए। बताने से पहले कुछ बातें होती हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं 0 से लेके चल रहा हूं ताकि आप हीरो बन जाएं। यहां पे बात करेंगे कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक, ठीक है ना, निर्देशांक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट को हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं। तो हम ना कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। तो कोऑर्डिनेट तो वैसे देखो, कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट हम 2D में पढ़ रहे हैं। 2D का मतलब होता है जिसमें खाली लंबाई और चौड़ाई हो, मतलब जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो। कहने का मतलब अगर हम लंबाई को एक्स एक्सिस में डालें तो चौड़ाई हमारी वाई एक्सिस में जाएगी, या वाई को इसको हम पलट सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2D का कहने का मतलब है इसमें 2 चीजें होंगी, एक एक्स होगा और एक वाई होगी।
और एक हमारा 3D वाला भी कोऑर्डिनेट होता है। बट 3D के कोऑर्डिनेट को पढ़ने के लिए अभी हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है ना। हम 9 से पढ़ के जब 10th में जाएंगे, 10th से पढ़ के 11th जाएंगे, तो 11th में 3D वाली चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने यहाँ बोला ना, मैं आपको एज अ फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगा ताकि आप किसी से भी कम नहीं रहेंगे। तो यहाँ बात करेंगे कोऑर्डिनेट में हम बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट में क्या है कि कोऑर्डिनेट होते हैं, देखो हमने 2D के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, 2D के, एक होता है 3D का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो 3D के कोऑर्डिनेट में 3 चीजें होती हैं और 2D के कोऑर्डिनेट में 2 चीजें होती हैं। तो हमने 2D के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि देखिए ये जो लाइन ऊपर ऊपर जा रही है, सीधी वाली लाइन, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी यहाँ पे क्या बात है कि जो ये देखिए, ये बोलते हैं इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो देखो जो काउंटिंग का तरीका है, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से 1 स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 यहाँ पे पहुंच गए, नहीं, आपको हमेशा कोऑर्डिनेट स्टार्ट करना है। तो हमेशा ये ऑलवेज ये फर्स्ट ही होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हमेशा फर्स्ट होगा, उसके बाद वाला ये सेकंड होगा, इसके बाद वाला ये थर्ड होगा, और लास्ट में ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता क्या है, ये देखो, ये जिस तरह से हम संख्या रेखा देखते हैं, एक तरह से हमारा संख्या रेखा, तो हमारे पास में ये संख्या रेखा है, और संख्याएं रेखाएं कहां से स्टार्ट होती है भाई, 0 से 1 2 3 4, तो इधर जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो प्लस में लिखी जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं हमारे एक्स डायरेक्शन में चीजें क्या है, वो प्लस है। एक्स डायरेक्शन में क्या है, वो चीजें हमारे पास में प्लस में है। और उसके बाद में हम इस तरफ बात करेंगे तो इधर हमारे निगेटिव एच डायरेक्शन आएगा। चलिए हम पॉजिटिव एच डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इधर हमारी वैल्यू क्या है, 1 2 3, ये सारी वैल्यूज प्लस में है। ये कहां तक जाएंगे, तो इनफिनाइट तक जा सकती है, प्लस इनफिनाइट तक। और अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर डायरेक्शन में, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1 2 3, और ये भी चीजें क्या है, प्लस में। मतलब हमारे पास में एक्स एक्सिस भी प्लस में है और हमारे पास में वाई एक्सिस भी प्लस में है। तो यहाँ भी ये दोनों चीजें क्या होंगी, प्लस प्लस होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इधर कोऑर्डिनेट में आ जाइए। तो आप 0 से इधर आ रहे हैं, तो आपने संख्या रेखा वाली चीजें पढ़ रखी होगी, लीनियर लाइन वाले, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट लाइन में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि 0 को उधर हमारा प्लस और 0 को इधर माइनस। तो यहाँ होगा -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, माइनस हो रही है, और ये वाला हमारा क्या है, प्लस में है। तो हमारा यक्स वाला निगेटिव है और वाई वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ इस कोऑर्डिनेट में हम कह सकते हैं कि माइनस और प्लस आएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस और प्लस। चलिए हम नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। तो हम देखो ये वाई वाला अपर डायरेक्शन में प्लस होता है, लेकिन वाई वाला नीचे के डायरेक्शन में माइनस होता है। तो 0 के जब नीचे जाऊंगा, क्योंकि 0 को उधर प्लस हो चुका था, तो 0 के इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो -1 -2 -3 इस तरह से जाएगा, ये माइनस होगा। तो हम कह सकते हैं इस थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो इधर का देखते हैं, हमारा एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है, और वाई एक्सिस भी देखो ये वैल्यू नीचे जा रही है तो निगेटिव ही है, क्योंकि वाई एक्सिस का ऊपर वाला प्लस था, तो वाई एक्सिस का नीचे वाला क्या होगा, हमारे पास निगेटिव होगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट वो हमारा दोनों निगेटिव है। क्या है, दोनों निगेटिव। तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे दोनों निगेटिव है, ठीक है ना। थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे दोनों निगेटिव है, तो आपको दिख रहा है ये। तो थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में बात करेंगे, हमारा एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन प्लस में है और वाई एक्सिस वाला जो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है वो निगेटिव है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस और प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है हमारा माइनस और माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है हमारा प्लस और माइनस। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू प्लस में होगी और कौन सी वैल्यू माइनस में होगी। चलिए ये तो था सिंपल सी बातें जो आपको जानना जरूरी था। अब हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में, बात करेंगे। जो भी ग्राफ कहाँ बनाया जाता है, हमेशा एक्स एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में ही ग्राफ तैयार किया जाता है। दुनिया का कोई भी ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस में ही तैयार किया जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टॉप करते हैं और थोड़ा सा आप इसे रोक करके लिख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने ये चीजों को लिख लिया होगा कि कौन सी क्वाड्रेंट में क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसमें बताते हैं कि कौन सी क्वाड्रेंट में क्या होता है और किस तरह से ग्राफ बनाया जाएगा। तो अब हम लोग एक्स, तो ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ग्राफ बना लेंगे एक्चुअल में। तो सिंपल सा ग्राफ बनके तैयार हो गया हमारा एक्स, और ये हमारा क्या है, वाई है। तो सिंपल सी बात है, हमें जो भी ग्राफ बनाना है हमें पॉजिटिव वाले में ही, प्रियोरिटी हमें पॉजिटिव वाले को ही देना है। चलिए पॉजिटिव वाले की तरफ हमें ग्राफ बनाते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि कार चल रही थी, तो जितने घंटे में वो जितना किलोमीटर जा रही थी, हर बार वो उतना ही किलोमीटर जा रही है। इसका मतलब है क्या, वो यूनिफॉर्म मोशन। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी चल रही है, इक्वल टाइम में मतलब जितना समय लग रहा है हर बार उतना ही दूरी जा रहा है, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और वो जा कैसे रहा था, स्ट्रेट लाइन में। तो मैं कहूंगा स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल ये। तो अगर ये ग्राफ है, मतलब कार यहाँ थी, कार यहाँ थी, कार यहाँ थी, कार यहाँ थी, जितने दूर ये जा रही है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। तो चलिए अगर हम बात करें तो हम एक्स एक्सिस को दिखाते हैं टाइम से, और वाई एक्सिस को हम दिखा लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट।
वाई एक्सिस को हम डिस्प्लेसमेंट से दिखाते हैं। चलिए, तो वाई एक्सिस को हमने डिस्प्लेसमेंट से दिखाया और एक्स एक्सिस को हमने किससे दिखाया, टाइम से दिखाया। तो अगर हमारे पास में एक मिनट का टाइम लगा हो, चलो ये मिनट में मान लेते हैं, तो ये 1 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई पे। सेम जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा आगे बढ़ जाए यहाँ पे कहीं पे, अगर ये 2 मिनट है, ये 2 मिनट है, तो ये जिसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो रहा है, 2 मिनट का है, 2 मीटर का ही हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ मिनट लिख रहा हूं मैं इसे। चलिए ये सेकंड में लेते हैं। चलिए 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, आप सेकंड में, मीटर में, घंटे में, किसी में दिखा दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये 3 सेकंड में कितना, 3 मीटर। तो कहने का मतलब हर समय में वो 1 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। 1 से 2 गया तो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ तो 2 से 3 हुआ, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब ये वाली लाइन वाई एक्सिस वाली लाइन और ये एक्स एक्सिस वाली लाइन हर जगह क्या है, बराबर है। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, अगर ये 6 सेकंड लगा होगा तो ये दूरी भी कितनी कवर करी होगी, 6 मीटर। मतलब हर एक सेकंड में 1 मीटर जा रही है। तो ऐसा मोशन क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए ग्राफ बनाया, बट आप सिंपल से समझते रहिए कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा ये टाइम को बता रहा होगा और ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखाते हैं और इसका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एकदम सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल है इसका। और इसका एक ग्राफ और पॉसिबल है कि मैंने यहाँ 0 से उठाया है, मतलब वो जो कार अगर स्टार्ट हुई होगी तो कार 0 से चलना शुरू की होगी, मतलब उसका समय कितना रहा होगा, 0। लेकिन अगर कार 0 के बाद में स्टार्ट हुई है, 0 के बाद में स्टार्ट हुई है, मतलब मान लेते हैं कि कार कुछ दूरी चलने के बाद में अब स्पीड बढ़ा दी है, तो उसके लिए ग्राफ हम ये बना सकते हैं। मतलब जहां कहीं भी ये ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पॉसिबल फॉर स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है। अगर हमारे पास में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये बना सकते हैं ग्राफ में कि हमने इतने से इतना दूरी जाने के बाद में हमने अपना गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये भी ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, ये भी ग्राफ है, और ये मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। तो आई होप कि आपने इसको समझा होगा, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं बताता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। ठीक है ना, तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने यार जो यूनिफॉर्म पढ़ा है हम इसको पढ़ लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये पॉसिबल फॉर स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन में भी, ये नॉन यूनिफॉर्म क्या है ना कि ये स्ट्रेट लाइन में भी पॉसिबल है और ये हर जगह पे पॉसिबल है, एनी टाइप ऑफ पाथ। तो मैंने कहा पॉसिबल फॉर एनी टाइप ऑफ पाथ, ये कहां पॉसिबल है, पॉसिबल फॉर एनी टाइप ऑफ पाथ। मतलब ये दुनिया का कोई भी रास्ता हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, उबड़ खाबड़ हो, गड्ढा हो, सभी जगह चलेगा। दैट्स नॉट मैटर फॉर एनी पाथ, मतलब मैटर यहाँ पे पाथ का कोई मैटर, कोई भी रूल नहीं होगा यहाँ पे, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब आप ना एकदम उल्टा फुल्टा कर दो, बिगाड़ के रख दो बस। तो इसमें बिगाड़ना क्या है, यहाँ तो सब सीधा सीधा चल रहा था, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, समान समय समान दूरी, समान समय समान दूरी। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे समान समय में समान दूरियां नहीं चलने वाली चीजें। यहाँ कैसे चलने वाला है, सिंपल सी बात है, कार थी, कार चलना शुरू की कार चलना शुरू की, चलो मान लेते हैं कि 1 सेकंड में ये बी पे पहुंची और बी पे ये कितना दूरी गई, 1 सेकंड में मान लेते हैं कि यहां से यहां तक वो डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसको लगा 1 सेकंड। 1 सेकंड क्या, मैं 10 सेकंड मान लेता हूं, 10 सेकंड में वो गया और ये गया, ठीक है 20 मीटर, कितना गया, 20 मीटर। अगले 1 सेकंड में जब अगला 10 सेकंड आएगा तो ये अगले 10 सेकंड में 10 ही मीटर चला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगले सेकंड में ये 10 ही मीटर चला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें समान तो समय है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। या तो हो सकता है डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो समान सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल नहीं होने वाली हैं। क्या क्या नहीं होने वाला है, तो इसमें डज नॉट इक्वल टू टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ना तो टाइम और ना तो डिस्टेंस दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो हम कहते हैं, और ये मैंने कहा ना कि पॉसिबल फॉर एनी टाइप ऑफ पाथ, ये कहीं भी पॉसिबल हो सकता है, चाहे हमारे पास में उबड़ खाबड़ रास्ता हो, चाहे जैसा रास्ता हो, सभी जगह पॉसिबल है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस अगर नहीं चल रहा है तो हमारा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ 10 सेकंड में 20 मीटर गया, लेकिन अगले 10 सेकंड में 10 ही मीटर गया।
तो हो सकता है इसमें ना तो टाइम का कॉम्बिनेशन सही मिले, ना तो डिस्टेंस का या ना तो डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन सही मिलेगा इसमें। तो हम कह सकते हैं कि डज नॉट इक्वल टू टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट बॉडी ट्रेवल बाय वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे दोनों चीजें मर्ज नहीं होगी इक्वल, ना तो इक्वल टाइम हो सकता है ना तो इक्वल डिस्टेंस हो सकता है। तो जब बॉडी या फिर जब कोई भी पिंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जाने में उनके ना तो समय समान हो ना तो डिस्प्लेसमेंट समान हो, ठीक है ना तो टाइम और ना तो डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा पॉसिबल हो सकता है यूनिफॉर्म में भी, मतलब स्ट्रेट लाइन में भी, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहेगा तब भी चलेगा। तो चलिए इसका ग्राफ जल्दी से समझ लेते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा। तो आई होप कि आपने ये बात समझ लिया होगा कि असमान समय में असमान दूरी। तो ये अगर हम शॉर्टकट में बात करें यहाँ पे तो हम कहेंगे असमान समय में असमान दूरी, ठीक है ना। तो असमान समय में असमान दूरी चले तो यहाँ पे ना तो समय इक्वल होने वाला है और ना तो दूरी इक्वल होने वाली है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो मैंने काफी तरीके से मैंने इसे बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ग्राफ क्या होगा इसका। तो सिंपल सा ग्राफ है इसका, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बन सकता है नॉन यूनिफॉर्म का। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा ग्राफ कहां पॉसिबल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉसिबल है। तो हमने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, इसको मैंने एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट को बताया और इसको मैंने टाइम को बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो भी मोशन बनेगा वो जिगजैग बनेगा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पहुंचा। और आप अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक करने के लिए कोई भी 2 3 4 पॉइंट जो मैंने बनाया है उस पे आप सीधा लाइन खींच लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ, तो आपको दिखेगा कि कोई भी लाइन एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये इतना छोटा तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो कम लग रहा है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगभग बराबर लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाली लाइन बड़ी हो गई, मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया लेकिन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे हर जगह ये बता रहा है ग्राफ कि अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, ठीक है ना। तो जब भी कभी ग्राफ बनाया जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो जिगजैग बनता है या कर्व लाइन बनता है। कैसा बनता है, कर्व लाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई भी कर्व लाइन दिखा देते हो तो हमारा ग्राफ जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कुछ बातें हैं और यूनिफॉर्म मोशन में कुछ बातें हैं। तो हम आगे बताएंगे कि इसमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी किस तरह से वेरी करता है, ठीक है ना। जब आप एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बारे में अच्छी तरह जान जाएंगे तो आप इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के एडवांस वाले क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। तो पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा कि हमेशा जब भी हम कर्व लाइन दिखाएंगे या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखाएंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रहा होगा, ठीक है ना। और अगर हमारा स्ट्रेट लाइन में कोई चीज जा रही है तो वो हमारा यूनिफॉर्म को शो कर रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि हाँ, एक बात और थी कि अगर हम ऐसे ग्राफ बनाए और इसमें हम स्ट्रेट लाइन नहीं खींचे लेकिन इसमें हम ना कुछ चीजें उल्टा पुल्टा कर दे इसमें डिस्टेंस में। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर मोस्ट 99% केस में कि जो नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या होगा, कर्व लाइन होगा। और 99% केस में हमेशा यही पॉसिबल होगा कि जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ वो हमेशा यूनिफॉर्म को बता रहा होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ स्पेशल चीजें बताने के लिए। तो रिकॉल एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो मैंने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स से दिखा सकता हूँ और इन पे ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ। तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये जो दिखाई दे रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये हमारा टाइम है। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। हम इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यूनिफॉर्म को दिखा रहा है, और अगर कर्व है, ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, शॉर्टकट में एसटी लाइन, और यहाँ पे कैसा होगा हमारा टेढ़ा मेढ़ा कर्व लाइन। इसका लाइन कैसा होगा, कर्व लाइन होगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो ग्राफ होगा इसका वो कर्व होगा। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ठीक है ना। और हमारा ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कर्व लाइन है, ग्राफ है, इसके मैं 2-3 पॉइंट बना के
आप अपना ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ये सब जो भी ग्राफ दिखाई दे रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्म के हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि आप इसमें पता भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये पॉइंट लूँ और ये ऐसे सीधा इस पर खींच लूँ, ये वाला बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो सही बात है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम इक्वल है ही नहीं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये बड़ा है और ये लगभग बराबर भी दिख सकता है। जैसे यहाँ बात करें हम, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला बड़ा लग रहा है और ये क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं है, अनइक्वल है। इसका मतलब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। बट इसमें आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबको बराबर पाएंगे, तो ये हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म है। तो आप इसको एक बार दोनों तरफ बना लीजिए और इसको लिख दीजिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ पॉसिबल, ग्राफ पॉसिबल। और इसका कैसा होता है, कर्व लाइन ग्राफ पॉसिबल, ठीक है ना। तो आगे की हेडिंग की तरफ हम चलेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको पहले से नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से इसको। और ये आज का ये लास्ट वाला वीडियो रहेगा इसका, उसके बाद में मैं इसके नए टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।